भी हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी ज़िंदगी आरामदायक होगी। वो अधूरे सपने जो नौकरी के समय में पूरे नहीं कर सका था वो रिटायरमेंट के बाद पूरे करूँगा। परिवार के साथ समय दूंगा और जो सगे संबंधी हैं उनसे भी जाके मिलूँगा। लेकिन हकीकत को झटका तब लगता है जब रिटायरमेंट के कुछ वर्षों के बाद आपकी सेविंग कॉर्पस छोटी पड़ जाती है या ऐसा मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपकी सारी पूंजी खत्म हो जाती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं या कौन कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे हमें इस तरह के हकीकत का सामना रिटायरमेंट के बाद ना करना पड़े। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि आपको इस वीडियो से कुछ विशेष जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो इस बात पे एम्फेसिस देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाके यस या नो लिखें, इसका एक ही तात्पर्य है या एक ही उद्देश्य कह सकते हैं कि मैं ये जान सकूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। इन 8 गलतियों में से जो पहली गलती है, नॉट हैविंग विड्रॉल प्लान। रिटायरमेंट के बाद यदि आपको पेंशन नहीं मिलता है तो आपको टर्मिनल बेनिफिट्स के रूप में अच्छे खासे पैसे आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा और उस पैसे को कहीं ना कहीं आप पार्क करेंगे और उस पार्किंग लॉट से जहाँ पैसे आपने पार्क किया है उससे कितने पैसे निकालेंगे यदि इसका प्लान प्रॉपर ना हो तो सकता है कि वो हकीकत जो मैंने बताया कि आपकी सेविंग कॉर्पस छोटी पड़ जाएगी आपके रिटायरमेंट पीरियड में ही। सामान्य तौर पे कहा जाता है, जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर सलाह देते हैं कि जितना भी रिटायरमेंट कॉर्पस है आप उसका 3 से 4% हर वर्ष उस पैसे को विड्रॉ करें, उसको डिवाइड कर दें मंथ के रूप में, तो मंथली हो जाएगा आपको। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हर साल उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करें। ये फाइनेंशियल प्लानर की राय है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि 3 से 4% नहीं बल्कि 5 से 6% भी अपने कॉर्पस का यदि निकालेंगे। इसका एक ही पर्पस है कि चूँकि कम से कम 7% का आप ऐसा पार्किंग तो देखेंगे जहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ 7% के आसपास आपको रिटर्न मिले। तो 5 से 6% भी यदि आप निकालेंगे हर साल, उसको महीने में 12 से डिवाइड करके मंथली बना लेंगे उसको, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी ये कॉर्पस पूरा कर देगा, आपको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी गलती, बाइंग एन्युइटीज़। फ्रेंड्स, जब आप नौकरी करने होते हैं तो बहुत सारे प्लान्स लेते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स, हेल्थ प्लान और एन्युइटी प्लान, बहुत सारे प्लान लेते हैं। और जब भी एन्युइटी प्लान आप लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको इतने रुपए प्रति माह मिलेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये प्लान गलत है, लेकिन एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखें कि सारा का सारा कॉर्पस आप एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट न कर दें, क्योंकि एन्युइटी प्लान की जो विशेषताएं हैं वो तो है कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ और पारिवारिक समस्याएं हो जाए, परिवार में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो जो पैसे आपने एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट किए हैं वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपके पास पैसे रहते हुए भी आप उस पैसे का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि एन्युइटी प्लान लेने के पहले पूरे के पूरे कॉर्पस एन्युइटी प्लान में ही ना इन्वेस्ट करें। जिससे होगा क्या, कुछ पैसे कॉर्पस यदि आपके पास होंगे तो आपकी लिबर्टी होगी कि कभी इमरजेंसी हो गया या कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कुछ और भी आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आप इससे पूरी कर सकते हैं। तीसरी गलतियां हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम इक्विटीज़। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि रिटायर करके अब इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है और इस चक्कर में आप रिटायर होने के बाद न ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, न ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें ही करें, लेकिन फाइनेंशियल प्लानर का कहना है कि जितनी आपकी उम्र है उस उम्र के मुताबिक आप इक्विटी या डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट मीन्स जैसे
आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट हो या कोई ऐसा ही और डेट फंड हो, डिवेंचर हो। तो यदि आपकी उम्र 60 साल है, इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से 40% जो कॉर्पस है आपका, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर एक बात, ये फाइनेंशियल प्लानर का एक आइडियल प्रोपोर्शन है, लेकिन यदि आप 60 साल के थे, मेरे विचार से आपको 20-25% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने ये प्रश्न होगा कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं 25-30% जो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैं? फ्रेंड्स, इसी के लिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है जहाँ आपको अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके बदले जो आपका फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको इन्वेस्ट करता है। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करेंगे आप, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई सारे सेगमेंट्स हैं। और चूंकि आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, आप रिटायर कर चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो बेहतर है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करें। तो वो सभी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ है और रिटर्न भी 10-12-13% के आसपास लंबे समय में आपको मिल जाता है। सो ये कहना कि हमें इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि ऐसा कसम न खा लें कि हम रिटायर किए और मेरे एक पैसा न ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही और न ही स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के पहले ही आपका वो सेविंग कॉर्पस जो है वो शायद कम पड़ जाए। चौथी गलतियां है रिलाइंग सोनली ऑन मेडिकल बफर। या तो आपके पास पैसे हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तब अपने पैसे से ठीक करवा लूँगा, मैं अपने आप का सेहतमंद बना लूँगा। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में खामखा हर वर्ष प्रीमियम क्यों देना। या बहुत सारे रिटायर्ड एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान है, या तो उनके डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है या कोई और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान है, वो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो न ही आप कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान पे डिपेंडेंट रहें, न ही आप कैश के जो आपके पास सेविंग है उस पर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का जो इन्फ्लेशन है वो 12 से 14% के आसपास है। और कभी रिटायरमेंट के 2-4-5 साल के बाद यदि एक ही बार हॉस्पिटलाइज होना यदि पड़ गया आपको, तो सारी पूंजी जो टर्मिनल बेनिफिट के रूप में आपको मिली है वो आपका साइफंड हो जाएगा और फिर आपको उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लें और ये ना सोचें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम जो है खामखा का जाता है, बिकॉज स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता। और आप ईश्वर से ये मनाएं कि आप प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को फ्री का ही दें, ऐसी नौबत ना आए जो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से आपको क्लेम सेटल करवाना पड़ेगा। 5वीं गलतियां हैं इग्नोरिंग स्टेट प्लानिंग। आमतौर पे मुझे लगता है या आमतौर पे जो लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं नॉमिनी भी कर दूंगा, विल भी बना दूंगा या कुछ और कर लूँगा, लेकिन अभी क्या, अभी तो काफ़ी साल जिंदा रहना है। लेकिन जनाब, ज़िंदगी और मौत का कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बेहतर है राइट फ्रॉम बिगनिंग जो भी डिपॉजिट्स वगैरह हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें आप नॉमिनी बना दें, विल बना दें। हालांकि विल बनाने का या नॉमिनी बनाने का पर्पस ये नहीं होते हैं कि अपने आप स्टेट को या अपने एसेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग योर लीगल ईयर्स। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन जो है आपके नहीं रहने के बाद जो भी आपके लीगल ईयर्स हैं या जो आपके किथ एंड किन या लव्ड वंस हैं, उसको जो भी देना चाहते हैं आप, वो आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपकी अनुपस्थिति में ऐसा ना हो कि वो आपस में ही उस एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पे लेके आपस में लड़ना शुरू कर दें। छठी गलती है इन्वेस्टमेंट इन इलिक्विड एसेट्स। जो भी रियल एस्टेट वाले होते हैं वो पता करते रहते हैं कौन रिटायर होके आ रहा है और उनको ये पता है कि जो रिटायर होगा कुछ ना कुछ उसको पैसे तो उसके एम्प्लॉयर से मिलेगा ही। जो 20-30 साल में उन्होंने सेव किए हैं वो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे और उनको वो लिक्विडिटी ऑफर देते हैं, एक लाभदायक ऑफर देते हैं जो देखने में काफ़ी लाभदायक होता है। और कहते हैं कि आप इस जगह, आप इस ज़मीन में इमोवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ इतना एप्रेशन होगा, इतने सालों के बाद यहाँ ये गुजरने वाला है और आपके पैसे 2 सालों में 4 गुने 3 गुने जो भी है इस तरह के देते हैं। और आम तौर पे
हम इसमें ये सोच के फंस जाते हैं कि 3 वर्ष के बाद पैसे मैं इसको बेच दूंगा और पैसे 2 गुने 1.5 गुने जो भी बन जाते हैं वो काफ़ी बेहतर बन जाएंगे। जनाब, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है जो उन्होंने कहा हो गलत नहीं कहा हो सकता है कि एप्रिसिएशन मिले, लेकिन जनाब इमरजेंसी कुछ हो गई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बाज़ार में आज गए और कल बेच के पैसे निकाल लिए। बिकॉज जब बेचना चाहेंगे इसको तो कब बिकेगा, कितने में बिकेगा, यदि फोर्स सेल करेंगे तो आपको आधे अधूरे दाम मिलेंगे। और चूंकि आपने रिटायरमेंट के बाद इसमें पैसे लगाए हुए हैं तो आप आधे अधूरे दाम में भी बेचना नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है कि कोई आपको इमरजेंसी है पैसे की, तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको आधे अधूरे में बेचना पड़ता है, या आप आधे अधूरे में नहीं बेचते हैं तो पैसे रहते हुए, संपत्ति रहते हुए भी आप मुसीबतों का सामना करते हैं। सो इलिक्विड एसेट जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह में आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट कतई ना करें। इन्वेस्टिंग इन टैक्स इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स, माना उसमें इन्वेस्ट करना, रिटायरमेंट कॉर्पस का उसमें इन्वेस्ट करना जो कि टैक्स इफिशिएंट नहीं है, यानी उसमें टैक्स लगता है। जैसे सामान्य तौर पे हम सेफ इन्वेस्टमेंट जब देखते हैं तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट कराते हैं हम, और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जो उसका इंटरेस्ट होता है वो प्रतिवर्ष आपको इंटरेस्ट प्रतिवर्ष मिले या ना मिले, जो आपके खाते में प्रतिवर्ष एक्रूवल होते हैं उस बेसिस पे जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से उस पर टैक्स कटता है। जनाब, यदि आप 20-25% वाले में हैं और 7% आपको यदि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो 7% का 7% का 25%, मतलब करीब 1.75% तो आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। तो आपको मिलेगा फिर क्या, तो आपको मिलेगा क्या, आपका इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हालांकि एक जो बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये डिस्काउंट पे मिलता है और इसमें जो एप्रिसिएशन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होता है, और आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो आप कंपेयर कर लें कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। यदि आप किसी स्लैब में नहीं आते हैं तो बेहतर है कि आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जाएं, लेकिन यदि आप 20-25 या 15% के स्लैब में आते हैं तो हमें लगता है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन ध्यान रखें कि टैक्स इफिशिएंट एसेट में ही इन्वेस्ट करें। और 8वीं गलती है कि होल्डिंग डेट इन रिटायरमेंट। जनाब, आप रिटायर कर रहे हैं उसके बाद भी या तो जो पुराने कर्जे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद आप नए कर्जे ले रहे हैं। जनाब, ये दोनों ही तरीका गलत है। आपने सोचा था कि रिटायरमेंट का मतलब सुनहरे साल, तनाव मुक्त ज़िंदगी, लेकिन पेंशन मिलती है तो पेंशन में से ही जो पुराने लोन हैं या नए लोन ले रहे हैं उसकी EMI जाएगी। तो जनाब, पेंशन तो इतना आपको नहीं मिलता होगा कि आप उसमें EMI पे कर सकें। तो ध्यान रखें कि जब रिटायर करें तो उसी टाइम जो सारे के सारे लोन हैं वो आप चुका दें, और रिटायरमेंट के बाद लोन लेने की कोशिश ना करें। हालांकि कभी ऐसी परिस्थितियां यदि हो जाएंगी नहीं लोन तो रखना ही पड़ेगा, तो ये देखें कि यदि एक से अधिक लोन हैं तो जो हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन हैं जिसमें अधिक ब्याज लग रहा है सबसे पहले कम से कम उसको एडजस्ट कर दें, और जिसमें कम ब्याज लग रहा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि मेरी अपनी राय है कि लोन रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट के टाइम में सारे पुराने लोन बंद कर देने चाहिए और भविष्य में लोन उनको नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 7-8 गलतियां हैं जो आम तौर पे लोग करते हैं, और लोग को कहते हैं कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, अभी तो काफ़ी साल ज़िंदा रहना है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जनाब, यदि आप चाहते हैं कि ये सही में सुनहरी पल हों और तनावमुक्त ज़िंदगी हो तो निश्चित रूप से आपको इन सभी गलतियों से बचना होगा। थैंक यू।